एक हफ्ते की ताखीर के बाद खेल के मैदान से में हम मिल रहे हैं। मिलना पिछले हफ्ते था, लेकिन आपकी दिलचस्पी ज्यादा क्रिकेट में कुछ खास हुआ नहीं था। और मैं देख रहा हूँ कि व्यूअरशिप भी कोई बढ़ नहीं रही है खास, साथ में देखने वाले भी उतने नहीं बढ़ रहे हैं जितने बढ़ने चाहिए थे। तो मैंने कहा थोड़ा पॉज देंगे, उसके बाद मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हरा दिया, बात पुरानी हो गई, लेकिन दूसरा टेस्ट बड़ा अहम रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। एक हारी हुई बाजी ऑस्ट्रेलिया जीत गया और कोई ना कोई हीरो पैदा होता रहा और कैरी पैदा हो गए। और साथ में पैट कमिंस, इंग्लैंड में टेस्ट जीता तो पैट कमिंस बैटिंग करते रहे, 2 मैच आलमी कप में जीते तो पैट कमिंस बैटिंग करते रहे ट्रू बैट्समैन के साथ। और यहां भी पैट कमिंस, अ मैन हु नेवर गिव्स अप, और 2-0 से सीरीज जीत ली हमने वहां। और अभी न्यूजीलैंड का ख्वाब ही है कई सालों से कि वो ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच में हरा दे। यहाँ सौरभ तिवारी रिटायर हो गए, झारखंड से आए थे, कुछ मैचेस खेले उन्हें इंडिया के लिए, कुछ ओवर हाइप हुआ टैलेंट से ज्यादा। आईपीएल में खेला, बहुत जगह खेला, लेकिन कुछ ज्यादा साबित नहीं कर पाए अपने आप को, तो वो क्रिकेट से रिटायर हो गए। और उनके साथ एक और फास्ट बॉलर जो उस वक्त इंडिया के फास्टेस्ट बॉलर थे, वरुण अरुण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गॉट अ रॉ डील। 2 टेस्ट खिलाए उनको और फिर मौका नहीं दिया गया, परसिस्ट नहीं किया गया और देखा नहीं गया कि ये प्लेयर डिलीवर कर सकता है कि नहीं है। और ये वो पीरियड है जब फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं और फास्ट बॉलर्स पे भरोसा किया जा रहा था। ये पुराना पीरियड नहीं जब सिर्फ स्पिनर्स पे भरोसा किया जाता था, लेकिन वरुण अरुण नेवर गॉट हिज ड्यू। मैथ्यू वेड फर्स्ट क्लास रिटायर, जबरदस्त करियर है फर्स्ट क्लास उनका। और आलमी कप T20 जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, उसमें जो सेमीफाइनल में हमने पाकिस्तान का असर किया, हारी हुई बाजी पलट दी। तो बैटिंग भी अच्छी करते थे, कीपर अच्छे थे, और साथ में कैप्टनशिप भी ऑस्ट्रेलिया की है कुछ मैचों में उनने। तो एक काफी अच्छे खिलाड़ी जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में बहुत कंट्रीब्यूट किया, वो भी रिटायर हो गए। नूर अली जरदान जो है अच्छे बैट्समैन, खास से अच्छे अफगानिस्तान के बैट्समैन, उन्हें रिटायरमेंट ले ली। आपको याद होगा शाहबाज नदीम को एक बार एकदम जल्दी में टीम में ले आया गया था, और पहले कभी 15 में नहीं थे, वो कहीं नहीं थे। फिर उस टेस्ट में उन्हें 5-6 विकेट लिए थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। और उसके बाद पिछला दौरा जो इंग्लैंड ने किया इंडिया का, उसमें पहला टेस्ट उन्होंने खेला था, टीम में थे। और पहले टेस्ट में विकेट ऐसा बना था कि कुछ विकेट एंडरसन ने लिए, कुछ और फास्ट बॉलर्स ने लिए, रूट ने डबल सेंचुरी बनाई, इंडिया टेस्ट हार गया और उसके बाद निकाल दिए गए शाहबाज नदीम। स्केपगोट ढूंढना होता है किसकी वजह से हारे, और बाकी बॉलर आ गए। अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलेंगे। उनने भी रिटायरमेंट ले ली। एक और खिलाड़ी जिसने रिटायरमेंट ले ली वो लोकल या डोमेस्टिक क्रिकेट के लेजेंड है, फैज फजल। 53 मैचों में विदर्भा को लीड किया, 2 मरतबा रणजी ट्रॉफी जिताई विदर्भा को अपनी कैप्टनशिप में। इंडिया के लिए 1 वनडे खेला, ओवर 50 स्कोर किया, निकाल दिए गए, उसके बाद कभी बुलाए नहीं गए। फैज फजल ने 39 साल की उम्र में रिटायरमेंट ली है फर्स्ट क्लास क्रिकेट से। इस सीजन में वो कुछ मैचेस में नहीं अच्छी बैटिंग की उन्होंने, तो उन्हें रिटायरमेंट ले ली। कहा मैं लाइबिलिटी बन रहा हूँ विदर्भा की टीम के लिए। बाद में विदर्भा की टीम फाइनल में पहुंची। इनकी 24 सेंचुरियां हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और तकरीबन 9000 से ज्यादा रन है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इनने बनाए। कभी बॉलिंग कर लेते थे, 23 विकेट लिए हैं। लिस्टे के भी इनने 113 मैच खेले हैं, और जिसमें इनने तकरीबन 3500 रन बनाए फैज फजल ने। पाकिस्तान के विमेन क्रिकेटर जवेरिया खान ने 15 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेली और रिटायरमेंट ले ली उनने। अगर आप देखेंगे 228 इंटरनेशनल मैचेस उनने खेले और 4903 रन बनाए हैं, 2 सेंचुरीज है उसमें उनकी, और बहुत बड़ा नाम रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, पाकिस्तान के विमेन क्रिकेट में। वो भी रिटायर हो गई, और काफी जबरदस्त खवातीन क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए उन्हें कंट्रीब्यूट किया। और उनका एक आलमी रिकॉर्ड है कि उनने आज तक के विमेन 8 T20 वर्ल्ड कप हुए हैं, 8 के 8 में खेला है जवेरिया खान। क्रिकेट के रिटायरमेंट से आते हैं नॉर्मल क्रिकेट की जाने। आईपीएल शुरू हो गया धूमधाम से। चेन्नई ने मैच जीत लिया, केकेआर ने मैच जीता, गुजरात ने मैच जीता, पंजाब ने मैच जीता, और मैचेस में स्कोर हो रहा है अच्छा खासा, चेज हो रहा है। रसल की बैटिंग हमने देखी, कई और खिलाड़ियों की बैटिंग देखी, लेकिन बहुत जल्दी है, बहुत टीमें हैं, बहुत मैचेस हैं, बहुत उलटफेर होते हैं इसमें, अभी हम कुछ तय नहीं कर सकते। वो स्टार्क हाईएस्ट पेड रहे,
4 ओवर 53 रन, दैट्स क्रिकेट, कुछ भी हो सकता है। और हम जानते हैं आईपीएल का ऑक्शन अंग्रेजी में कहें तो इट्स मैडनेस। एक जबरदस्त टेस्ट मैच खेला गया बांग्लादेश में। जबरदस्त कैसे था थोड़ी देर में बात करूंगा, लेकिन पहले आपकी मेल। डारूफ कहते हैं नेथन लायन ने 24वीं बार 5 विकेट लिए किसी इनिंग में। मॉर्डन डे ग्रेट हैं वो, और उन्हें मेजॉरिटी जो विकेट्स लिए हैं नॉन स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में लिए हैं, तो इसलिए वो बड़े खास माने जाने चाहिए। और कि वो डोमिनेट करते हैं बॉलिंग से अपनी न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में, तो ये बहुत बड़ी बात है। एशिया में तो कर लेते हैं, हर एक ही कर लेता है, ये सही आप कह रहे हैं। और मैं कहता हूँ वो बेस्ट स्पिनर है दुनिया के, तो नहीं मानते क्योंकि हमें बात करनी अपनी की हर वक्त, वो बेस्ट स्पिनर है दुनिया के। और एक और चीज देख लीजिए, वो टीम है जिसमें स्पिनिंग ऑप्शन लास्ट होता है। पहले फास्ट बॉलर्स जो करें देखें क्या करते हैं, विकेट लेंगे, उसके बाद स्पिन की तरफ वो टर्न करते हैं, और फिर उनको पेस फ्रेंडली विकेट्स पे खेलना पड़ता है जैसे आपने कहा है। तो डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन लाजवाब है, और बेस्ट स्पिनर अराउंड वही है। आगे डारूफ कहते हैं कैन वेस्ट इंडीज थ्रू अ सरप्राइज राउंड इन T20 वर्ल्ड कप। देखिए वर्ल्ड कप जो है T20 बहुत जगह यहां वहां फैला हुआ है, एक असर है कंफ्यूजन जैसा भी मुझे लग रहा है उसका भी। दूसरी बात यह है कि वेस्ट इंडीज की टीम क्या तब तक सेटल हो जाएगी? उनके पास मैच विनर है, लेकिन ये वो मैच विनर नहीं है जो पिछली 2 मरतबा उन्होंने आलमी कप जीते, वैसे मैच विनर नहीं है। मैर्जियन सैमुअल्स 2 वर्ल्ड कप फाइनल के मैन ऑफ द मैच रहे, या उनमें से कई एक खिलाड़ी आए पासा पलट सकते थे इनिंग का, इसमें कैपेबिलिटी है उनमें, लेकिन वैसी इनिंग खेलने में या वैसी बॉलिंग परफॉर्मेंसेज में गैप बहुत है। एक मैच फिर 7वें मैच में आलमी कप निकल गया होगा, एक मैच फिर 4थे मैच में, तब तक बाहर हो गए होंगे। टीम में दम है, लेकिन दे विल गो ऑल द वे, अभी क्वेश्चन मार्क है। फर्रा अशफाक हैं, ये कहते हैं कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की बात करें, वो उन दिनों भी थोड़ी सी, अभी पहले भी मैंने कर दी, कोई खास बात नहीं है ऐसी। मोहम्मद रमजान डार मुकुलपुरा कुपवारा से कहते हैं मेरे ख्याल में कपिल देव ने ये T20 लीग शुरू की थी, और मे बी ही इज नॉट एनीवेयर इन IPL फ्रेंचाइजीज कोचिंग स्टाफ। बिल्कुल आप सही कहते हैं, कंसेप्ट कपिल देव का, ICL का, बिल्कुल वो उनका कंसेप्ट था, जिसमें BCCI खफा हो गया, मैदान नहीं दिए, प्लेयरों को बैन किया, फिर उनको और जगहों पे खिलाना पड़ा। इंटरनेशनल मगर पार्टिसिपेशन थी, लाहौर बादशाह ने वो जीता था पहला ICL, और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो गया। तो तब BCCI ने सोचा, उसमें ललित मोदी इंस्ट्रूमेंटल रहे कि कपिल देव ने तो किया है जी के साथ मिलके अपनी कोशिशों से, हमारे पास जमीन है, स्टेडियम है, प्लेयर हमारे काबू में है, पैसा है और मीडिया राइट्स हैं, हमें क्यों नहीं इसको इस्तेमाल करें, इसका फायदा उठाएं। तो BCCI ने बैन लगा दिया कपिल देव की, उसको ICL को, और प्लेयर्स को जो उसमें खेल रहे थे, और कपिल देव का जो मोहाली में इवन जो पोर्ट्रेट उनका था, तस्वीर, वो पता वहां से निकाल दी गई है, पता नहीं अभी लगाई कि नहीं लगाई। तो इसीलिए वो कपिल देव से खफा हो गए। हालांकि कपिल देव के साथ हाथ मिलाया जा सकता था कि यू हैव कम विद दिस कंसेप्ट इन इंडिया, बाहर तो हो रहा था, इंग्लैंड में चल रही थी एक लेवल पे, तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे, चलो तुम भी कंट्रीब्यूट करो। लेकिन कपिल देव को निकाल के फेंक दिया गया, और बड़ी मुश्किल से उसके बाद BCCI ने कुछ उनको रिकॉग्नाइज किया। लेकिन हाल ही में आप देखिए, जो आलमी कप का फाइनल था, जो आलमी कप की सेरेमनीज थी शुरू में, जिसमें सारे वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन बुलाए गए थे, कपिल देव को नहीं बुलाया गया, और कपिल देव मौजूद नहीं थे। फिर लोगों ने कहा आप आए नहीं, कहा बुलाए बगैर जाता कैसे, वजह क्या थी? बैकग्राउंड में बहुत कुछ है। रिसेंट ये था कि उन्हें प्रोटेस्टिंग रेसलर्स का साथ दिया था। परवेज पर्रे हैं, ये वारीपुरा बांगिर से, कहते हैं इट्स अमेजिंग टू सी एलेक्स कैरी, मार्श, कमिंस टेक victory. This type of mentality and caliber are not in other teams. What's your take, sir? I've been saying this for many years. मैं इंडियन टीम के बारे में कई बार कह चुका हूँ, जो वर्ल्ड बीटर्स होते हैं वो अनलाइकली हीरो पैदा करते हैं। ये इंग्लैंड जब चमका था जबरदस्त, ऑस्ट्रेलिया है आजकल, ये पहले भी ऑस्ट्रेलिया था, शेन वॉर्न 80-90 रन बना लेते थे, अनलाइकली हीरोज। बांग्लादेश में इंडिया टेस्ट मैच हार गया था ऑलमोस्ट 150 रन पे भी, अय्यर खेल रहे थे, अश्विन चमक गए उनके साथ, मैच जीत गया इंडिया। ऐसे
कई बार हुआ है। ईशांत शर्मा ने लक्ष्मण के साथ मैच जीता है बैठ करके। यही ऑस्ट्रेलिया में भी कैपेबिलिटी है। चैंपियन साइड्स हैं जो दे प्रोड्यूस फॉर द सिचुएशन अनलाइकली हीरोज हु टेक देम अक्रॉस। ये बाकी टीमों में नहीं होता, इसीलिए वो चैंपियन साइड होते हैं। और रशीद भट्ट है, मैंने पहले भी ये सवाल देखा है कि पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर आते हैं, ओपनर आते हैं, मगर मिडिल ऑर्डर में ऑप्शन बहुत कम होते हैं। यूनुस और मिसबाह के बाद तमाम फॉर्मेट में ऐसा ही हाल है। एक आदमी को मिस कर रहे हैं आप, जिसने इनकी टीम को कैरी किया, अजहर अली को। एक पीरियड में असद शफीक ने उनके साथ मिलकर, यूनुस भी बीच में थे, फिर मिसबाह भी आ गए थे। तो उस पोटेंशियल के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन डेवलप हो रहे हैं। बाबर आजम के बाद या उनके साथ स्वाद शकील डेवलप हो रहे हैं, आगा सलमान डेवलप हो रहे हैं। और अगर उनको कंसिस्टेंटली खिलाया गया और टीम को बाहर के प्रेशर में ना लाया गया तो चांस है कि ये बहुत अच्छे खिलाड़ी बनेंगे। और टॉप पे अब्दुल्ला शफीक। इशफाक रातर पूछते हैं इंडिया की टीम स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ जा रही है, आपको लगता है अगर पाकिस्तान की टीम इंडिया में खेलती, इंडिया के साथ खेलती तो क्या नतीजा होता, वो क्या कम्पीट कर सकते? इससे रिलेटेड मैं कुछ और बातें भी कहूँगा आपको। देखिए, पता नहीं क्या परफॉर्म करती ये टीम पाकिस्तान की यहाँ और इंडियन टीम वहाँ। इन मैचेस में प्रेशर ज्यादा होता है। इंडिया के पास ज्यादा सीजन खिलाड़ी हैं और जिन्हें डिलीवर ज्यादा किया, हमें लगता है इंडियन टीम जीत जाती है। हालात बदल जाते हैं फिर मैचेस में, पहली बात। और हमें ये कुछ हमारे इस रीजन में, खासकर इन दो टीमों में बड़ा इशू है। अभी वहां कोई नया फास्ट बॉलर आया, गाय बुमराह जैसा है पाकिस्तान में। शाहीन अफरीदी 2 मैच में नहीं चले, ये तो सिराज जैसे भी नहीं है। क्या कोहली बाबर जैसा है, क्या रिजवान धोनी जैसा है, क्या कोई उस जैसा है? ये सारे टाइम आपके दिमाग में घुसा है, आप लोगों को इसने पागल कर दिया है। आप ही नहीं, ये सारे शायकीन आर पार के, ये बुरी हालत है इनकी। और ये पुराने खिलाड़ियों की भी बीमारी है, इंडियन और पाकिस्तान दोनों की। नहीं, इसके काबिल नहीं है, या उसके साथ नहीं। आपने सुना केन विलियमसन और स्मिथ का कभी कंपैरिजन होता हो? हाँ, रूट का और मिचेल का कंपैरिजन होता हो? एंडरसन और कमिंस का कंपैरिजन होता हो? सुना कभी आपने? कहीं सुना आपने कि रबाडा का कंपैरिजन बुमराह से हो रहा है? नहीं होता है। उनको ये परेशानियां ही नहीं है, ये बेकार की चीजें ही नहीं है। सुबह शाम खबरों में रहने के लिए पुराने क्रिकेटर जो अपने वक्त, उसमें से बहुत कुछ प्लेयर तो अच्छे थे लेकिन एटीट्यूड बहुत खराब था उनका, वो भी अब इसमें निकल पड़े और कुछ बदतमीजी पे उतर आते हैं इसमें। उसका फिर नीचे से हमारे यहाँ के उधर इधर के लोग जो हैं वो उससे ज्यादा गंदगी शुरू करते हैं, फैलाते हैं। तो क्या जरूरी है? कमिंस के साथ क्यों नहीं कंपेयर बुमराह को करते? आफरीदी, शाहीन आफरीदी को हैजलवुड के साथ क्यों नहीं करते? ये क्या किस्सा है इन मुल्कों में? दिस शेयर नॉनसेंस। अब आप देखिए पाकिस्तान में जब पीएसएल हो रहा होता है, धोनी की जर्सी पहन के प्लेयर बैठे होते हैं, कोहली की जर्सी, प्ले कार्ड लेके आई लव कोहली। ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे के खिलाड़ियों को अप्रिशिएट करते हैं। मुझे याद है एक दफा इंग्लैंड में या कहीं टेस्ट सीरीज थी और बाबर बैटिंग कर रहे थे, अश्विन ने ट्वीट किया था रात को कि ये क्लासिकल बैटिंग है, इट्स अ जॉय टू वॉच हिम स्कोर रन्स। ये भी बात है, कैलिबर है। लेकिन यहां मसला है कि डेफिनेटली अगर आप जर्सी पहन के गए बाबर की तो हालात ठीक नहीं रहेंगे, आपके लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर आप इसकी वार्नर की जर्सी पहन के होंगे, रूट की पहन के होंगे तो कोई इशू नहीं है। अगर इंग्लैंड में आप किसी भी खिलाड़ी की जर्सी पहनेंगे, ऑस्ट्रेलिया में नोबडी इज बॉदर्ड। अब आप इंग्लैंड का मामला ले लीजिए, जब इंडिया या पाकिस्तान का मैच होता है, जब वहां इंडियन और पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग हैं, पासपोर्ट उनका इंग्लैंड का है, वो इंडिया या पाकिस्तान की टीम का सपोर्ट करते हैं, फिर उस हिसाब से वो अनपैट्रियोटिक है, उनको पीटना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। उनको लगता है उनकी फेवरेट टीम है इंडिया या पाकिस्तान, उनका ओरिजिन वहां से है, ये अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल, इट स्टार्ट्स एंड एंड्स देयर, कहानी खत्म। लॉजिक तो ये है कि इंग्लैंड के बस्कीन है, इंग्लैंड के रेजिडेंट हैं, सिटीजन हैं, तो वो इंग्लैंड की टीम को सपोर्ट करना चाहिए। उनको नहीं करते, वो इंडिया और पाकिस्तान की टीम को करते हैं सपोर्ट। लारूफ कहते हैं दे प्ले टेस्ट वेल इन इंडिया और दे हैव अ गुड रिकॉर्ड even in tests, but given the modern day cricket, I doubt they would have crumbled miserably here. I don't have any idea. ये पाकिस्तान का कह रहे हैं बेसिकली, जो अभी सवाल पूछा था ऊपर उसके बारे में, ये इनका जवाब है, मेरा जवाब ये नहीं है। हाँ, इंडिया के
पोटेंशियली बेटर टीम है, बट यू नेवर नो इन टेस्ट क्रिकेट अंडर प्रेशर। पिछले हफ्ते का क्विज क्या था, वो ये था, क्या हो रहा है, पोल वॉल्ट खेल है, खिलाड़ी पोल वॉल्ट का है, पोल साइड से जा रहा है, आप देख सकते हैं। सही जवाब शौकत अली अवान गुंड पुलवामा, शब्बीर अहमद ऋषि लतपुरा पुलवामा, मुख्तार अहमद जगह का नाम नहीं लिखते हैं, मुश्ताक लोन तुर्कोआंगाम शुपियन, एजाज अली ये भी जगह का नाम नहीं लिखते हैं, डार रऊफ पुरवारा चाडोरा और सैयद आसिफ बुखारी हाजीबुल बारामुल्ला। तो ये सही जवाब है जिनने दिए। विनर के बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा, थोड़ी बात पोल वॉल्ट की करें, लेकिन पोल वॉल्ट से पहले लेट्स प्ले फुटबॉल विद सईद शाहिद अकीम। ऐसा नहीं है एक्सरसाइज की जरूरत है। एक फुटबॉलर ट्रेन कैसे करता है, क्योंकि फुटबॉल में एक मखसूस किस्म की ट्रेनिंग है, एक अलग किस्म की ट्रेनिंग है। मुख्तलिफ हिस्से जिस्म के हैं, उनमें ताकत बढ़ानी पड़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ती है। हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी और हिंदुस्तानी फुटबॉल टीम के पुराने कैप्टन अब्दुल मजीद ककरू, जो खुद ट्रेनिंग करके कोचिस के बगैर पहले और बाद में कोचिस के साथ इतनी ऊंचाई तक गए हैं। मजीद साहब से जानना चाहेंगे कि ट्रेनिंग कैसे की, फिट कैसे रहे और ट्रेनिंग की खास बातें क्या हैं फुटबॉल में। फुटबॉल जो ट्रेनिंग होती है, बचपन से ही आदमी को इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बचपन से ही आस्ता आस्ता जो छोटा बच्चा है आस्ता आस्ता दौड़ स्टार्ट कर रहा है। दौड़ स्टार्टिंग के पास उसके बाद आस्ता आस्ता वो फुटबॉल के साथ करना पड़ता है। जब फुटबॉल के साथ भी वो करने लगता है, फिर उसके बाद आता है थोड़ी सी ड्रिबलिंग करनी पड़ती है। जब ड्रिबलिंग के पास वो चलता है आगे आगे, उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो है बॉल कंट्रोल। बॉल वहां से कहां से भी आएगा वो इसके पास रुकनी चाहिए, ऐसे रुकनी चाहिए कि सबको दिखाई देना चाहिए इसके पास जैसे मैग्नेट है, उसको बोलते हैं बॉल कंट्रोल। चाहे बॉडी पर, चाहे थाइस पर, चाहे पैर पर, ये तो कम से कम तो 8-9 स्टॉपिंग है जो बॉल कंट्रोल का है। लेकिन बॉल कंट्रोल एक प्लेयर के लिए सबसे मस्ट है। उसके बाद आस्ता आस्ता हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद हम लोग आस्ते आस्ते शॉर्ट स्प्रिट मारते हैं, 10 यार्ड के स्प्रिट मारते हैं, 15 यार्ड के स्प्रिट मारते हैं, 20 यार्ड के स्प्रिट मारते हैं, 25 यार्ड के स्प्रिट मारते हैं, फिर 50 यार्ड के स्प्रिट मारते हैं। उसके बाद आस्ता आस्ता जब इम्प्रूव हम करते हैं वो, उसके बाद हम लोगों को कम से कम एक प्लेयर को 100 मीटर के कम से कम 20-25 स्प्रिट होना चाहिए जरूरी। एकदम दौड़े यहाँ से और वहां जाके यहाँ से, हाँ, कम से कम उसकी टाइमिंग मिलनी चाहिए। जैसे वर्ल्ड कप की वर्ल्ड में टाइमिंग है 9.2 सेकंड, लेकिन इसमें कम से कम होना चाहिए 11 सेकंड। अच्छा। एक प्लेयर के लिए मस्ट है ये। किकिंग गेम है, लेकिन किकिंग में भी मुख्तलिफ चीजें हैं। एक है चिप, इजीएस्ट किक है, इसमें ताकत कम होती है। चिप में बॉल अपोनेंट के सर पे से रेस करके अपने प्लेयर को दिया जाता है, और टप्पा खाने के बाद में ये फास्ट नहीं जाता और ये स्पिन करता हुआ जाएगा बॉल। तो इसमें जैसे आप कितने ताकत कम होती है, इसमें टाइमिंग अच्छी होनी, टाइमिंग है और टेक्निक है। अच्छा। अब चिपिंग में जब बॉल आपको रेस करना होता है तो नॉन किकिंग फुटबॉल से थोड़ा सा पीछे रखते हैं जी, और जब ये ले आते हैं तो अब आप इस डायरेक्शन में दिखाएंगे हमें। हाँ, दिखा रहा हूँ मैं। अगर जिधर आपको बॉल मारना है उस तरफ ही टो चाहिए। अच्छा। और ये जो ये हिस्सा है टो के पास का, ये हिस्सा बॉल के नीचे मारते हैं हम। नॉन किकिंग फुट मेरा बॉल के पीछे रहेगा और बॉल के नीचे में टो के पास से इससे मैं सिप करूंगा और फिर उसको फॉलो थ्रू गई, ये बॉल चिप हो गई। ये अब देखिए स्पिन होती गई, बॉल होती गई, इसने एकदम हाइट गेन, इसमें एकदम हाइट गेन किया। अच्छा, इसके बरखिलाफ अगर इसके पर अगर मैंने किक करनी है वो बैक, तो इसमें किक में सिर्फ टो का हिस्सा नहीं होगा बल्कि ये सारा हिस्सा लगेगा और ये बाई फोर्स से आएगा। लेकिन नॉन किक पीछे ही रहेगा क्योंकि मैंने ऊंची किक करनी है। ये अब देखिए, तो अभी कोच साहब ने आपको चिप की डेमोन्स्ट्रेशन दी और अब खिलाड़ी खुद चिप की कोशिश करेगा और ये चिप करेंगे बॉल को। हाँ, ये देखिए, ये इन्हें इन स्टेप से चिप की, मगर ये चिप नहीं हुई। जी हाँ, एंगल से आ रहे हैं आप। बिल्कुल, आपकी बॉल ने एकदम सडनली हाइट गेन की और बॉल के पांव नीचे गया, साइड से हिट नहीं किया जी। ये नहीं, ये कैलकुलेटेड डिस्टेंस पे मारी जाती है। बिल्कुल सही है। ये है। और एक चीज ये है कि हमको अपोनेंट के सर के ऊपर से जब हमने बॉल खेलनी है और एक्यूरेट हमारे पास है, क्योंकि ये सबसे एक्यूरेट किक है।
पास तो एक्यूरेट तो पुश पास है, लेकिन ये सबसे एक्यूरेट किक, ये कैलकुलेटेड किक है इसमें। लेकिन तो ये कॉर्नर में भी इस्तेमाल होती है, कॉर्नर में भी इस्तेमाल होती है। कॉर्नर में इन स्विंग होती है जी, आउट स्विंग होती है। और अगर आपको इन स्विंग करना है लेफ्ट से तो आप राइट से मारेंगे तो इन स्विंग होगी, लेफ्ट से मारेंगे तो आउट स्विंग होगी। तो ये चीज ये, और इसमें होता है कि बराबर आपके प्लेयर के सर पे जाती है बॉल। और एक होती है कि लंबी किक, जैसे गोल किक मारते हैं आप, सेंटर लाइन के उतर जाना है, वो पूरी ताकत से मारते हैं। तो अब हम दूसरी अगर किक की जानिब आए, फ्री किक्स की जानिब, फ्री किक्स होती हैं जो हम ज्यादा प्रेशर से मारते हैं, तो उसमें क्या टेक्निक लगता है? अगर डायरेक्ट फ्री किक मार रहे हैं हम जी, इसमें कुछ फॉल ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट किक दी जाती है, कुछ फॉल ऐसे हैं जिसमें इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट के माने हैं कि जब तक किसी प्लेयर को लग के ना जाए, गोल में ना जाए, जब तक किसी प्लेयर को लग के ना जाए गोल नहीं होता। या आपके प्लेयर को लगे या अपोनेंट प्लेयर को लगे, उसके बगैर गोल नहीं होता। लेकिन अगर जो है डायरेक्ट किक अगर है तो डायरेक्ट गोल में चल जाए तो होता है, लेकिन डायरेक्ट किक से अपने गोल में गोल नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर मैं उधर अटैक कर रहा हूँ सर्व और मुझे यहाँ डायरेक्ट मिली, मैं इसकी बजाय अपने गोलकीपर को पास देना चाहता हूँ, गोलकीपर को हाथ लगे बगैर बॉल में गोल में चल जाती है तो गोल नहीं होता, कॉर्नर किक हो जाती है। अच्छा, खुद चली जाए, गोलकीपर के हाथ, मेरे गोलकीपर के हाथ को लग के अगर चल जाए तो गोल है। तो डायरेक्ट किक से अपने गोल में गोल नहीं होता, अपोनेंट के गोल में गोल होता है। अब ये डायरेक्ट किक देखिए, ड्राइव है, ये ड्राइव करेंगे, ये बिल्कुल ये किक है जी, हाँ बिल्कुल, ये ड्राइव होगी, ये डायरेक्ट किक ऑन द गोल, राइट, ठीक है सर जी, बहुत जी। ये आपने फ्री किक ली गोल पे। हाफ वॉली जो है ये फुटबॉल की सबसे पावरफुल किक है। हाफ वॉली के माने हैं कि जब बॉल ग्राउंड को लगता है, बाउंसिंग बॉल ग्राउंड पे लगता है, उसी वक्त मारना है। तो कोच साहब दिखा रहे हैं हमें हाफ वॉली, ग्राउंड हाफ वॉली। हाफ वॉली बॉल टप्पे खा रही है, पांव के पास लास्ट टप्पा और वही हिट जी। ये बॉल उठा दिया आपने हाफ वाली पे। तो हाफ वाली में हम इतने से में ही देख रहे हैं कि पावर बहुत आता है। अब है वॉली जी, वॉली है कि बॉल जब हवा में रहता है डायरेक्ट ले ले, वॉली हवा में रहती है, यानी आप डायरेक्ट ले लें पांव पे, डायरेक्ट ले लें। यानी फुल टॉस बैट पे लेना क्रिकेट में जी, बिल्कुल सही। यानी हवा में आपने बॉल ले ली जी। और ये भी हो सकता है वॉली में कि बॉल सीधी आपके पास है, टप्पा खाए बगैर, टप्पा खाए बगैर, बिल्कुल टप्पा खाए बगैर आ सकती है मेरे पास। ये तो डेमोंस्ट्रेशन है। हाँ, ऊंची बॉल आती है। अब ये साइड पे बॉल आई जी, अब हाँ बॉल, अब अगर मैं इसको नीचे मारूंगा तो बॉल ऊंची जाएगी, बिल्कुल जाएगी, बॉल के नीचे मारूंगा तो बॉल ऊंची जाएगी जी। हाँ, तो मैंने बॉडी को साइड से मारना है कि पैर मेरा किकिंग बॉल के बीच में या ऊपर आए। अब उसे देखिए आप, ये मारूंगा मैं, आपने पांव ऊपर से लाया और मैं फिट भी आता हूं तो मैं नीचे गिर जाऊंगा जी, बिल्कुल सही। अब देखिए, क्योंकि मैं बॉल ऊंची नहीं करनी है, मैंने बॉल पैर के ऊपर ला दी। कम तो ये वॉली का हो गया, आपने अटेम्प्ट दिखाया, ये साइड बॉल, बिल्कुल साइड वॉली है और बॉल इतनी ऊंची है, मैंने बॉल को नीचे लाना, जिसमें बॉल को अगर मैं बॉल अगर पिस्टेड रखूं बॉडी में, अब आप गोल पे मारना, मैंने ये बॉल तो नीचे चलेगी ऊंची, ये पास के लिए हो सकती है, बिल्कुल सही है, तो वो रॉन्ग किक होगी। तो जब गोल पे है तो आपको बॉडी ऐसे लानी पड़ेगी, पैर उसको बॉल के ऊपर लाना पड़ेगा। बॉडी आपने पांव साइड से लाना है ताकि बॉल की डायरेक्शन देख ले हम इसको, आप बिल्कुल सही है। यानी आपने अपने जिस्म की डायरेक्शन बदल के बॉल की डायरेक्शन दे दी, अपनी मर्जी की, बॉल का कंट्रोल नहीं रहा, आपका कंट्रोल रहा बॉल पे। तो आज हमने शुरुआत की बॉल के बगैर दौड़ने से, आज के इस खेल कूद के एपिसोड में, और उसके बाद बॉल लेके दौड़ने से, ड्रिबल करने से, बॉडी ड्रिबल्स विद बॉल ड्रिबल्स, और उसके बाद किक्स की जानिब हम आए, जिसमें फ्री किक्स हुई, चिप्स हुई, वॉली हुई, और धीरे धीरे जहां हमने शुरू किया था गेम को समझना, इसकी तारीख और बाकी चीजें, आज हम मैदान में आ गए और गेम में होता क्या है वो शुरू कर दिया। हम आगे बढ़ेंगे अगले एपिसोड में और देखेंगे कि एक फुटबॉलर फिट रहने के लिए ट्रेन कैसे करता है, और स्ट्रेटजीज और गेम प्लान क्या होते हैं फुटबॉल में फाउल क्या होते हैं और रेफरी का रोल क्या है। ये अगली मर्तबा। आज इजाजत, खुदा। सईद शाहिद हकीम के साथ ये आपने देखा 10वां एपिसोड लेट्स प्ले फुटबॉल, और अभी 5-6 एपिसोड इसके और हैं। मैंने पोल वॉल्ट की बात कही थी। देखिए पोल वॉल्ट बड़ा ही डिफिकल्ट और टफ खेल है। ये मिड 19th सेंचुरी में ये खेल आ चुका था,
और अगर आप देखेंगे कि 1896 के ओलंपिक्स में था मेंस के लिए, 2000 में सिडनी में विमेन में लाया गया ओलंपिक्स में ये खेल। स्पेसिफिक हाइट रखी जाती है, 3 अटेम्प्ट करता है खिलाड़ी पूल से ऊपर से जाने के, और जब ये डंडा लेके दौड़ के आता है वहां एक डब्बा जैसा बना होता है, उसमें पोल डालता है, फिर पोल को बेंड करता है पीछे अपनी तरफ, फिर पोल से पुश लेता है, फिर अपने आप को रिलीज करके पोल के पास जाता है खिलाड़ी। काफी एथलेटिसिज्म चाहिए इसमें और टेक्निक चाहिए, इसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए। तो खिलाड़ी दौड़ता है पोल लेके, जंप से पहले तकरीबन 40 मीटर दौड़ता है, बहुत ज्यादा दौड़ता है, उसको मोमेंटम गेन करना है और जो प्रेशर रिलीज करना है उस वक्त एक्जैक्टली क्रिटिकल पॉइंट पे हो कि वो ऊपर थ्रस्ट हो, उसका धक्का ना हो, वो यूं जाए हवा में ऊपर जाए। एक चीज ये है उसके लिए बड़ी अहम। ये पोल है, इसकी लेंथ 10 फुट से 17.5 फीट तक होती है पोल की लेंथ, और पहले ये बांस का होता था, अब फाइबर का होता है, अब कार्बन फाइबर का होता है। इसका वजन कम हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है। जो आज का आलमी रिकॉर्ड है वो 6.23 मीटर्स का है, वो ऑरेगन में किया था, स्वीडन के हैं आर्मन डुप्लेंटिस, उनके कई एक रिकॉर्ड है पिछले सालों में, और एक नाम है सबसे बड़ा पोल वॉल्ट की दुनिया में। लेकिन विमेन में इससे भी बड़ा नाम है जिसने डोमिनेट किया है, रशिया की है 26 साल येलिना एसेनेबेवा, उनकी टोटल डोमिनेशन है। लेकिन इन सबसे पहले एक खिलाड़ी पैदा हुआ है जिसने 35 बार आलमी रिकॉर्ड तोड़ा है पोल वर्ल्ड का, यूक्रेन के सर्जी बुबका। बुबका ने 18 इंडोर रिकॉर्ड और 17 आउटडोर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं, 35 मरतबा वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। एक टेस्ट मैच ये बात मैंने कही थी, श्रीलंका और बांग्लादेश का जो टेस्ट मैच हुआ, 2 इनिंग में बड़ी सिमिलरिटीज हैं श्रीलंका की। पहली इनिंग में श्रीलंका 55 पे 5 है, तो धनंजय डिसिल्वा और कमेंदो मेंडिस आते हैं बैटिंग करने। अगले 40.1 ओवर में ये 202 रन बनाते हैं, स्कोर 280 हो जाता है। 7 प्लेयर सिंगल फिगर में आउट हो गए, स्कोर अच्छा हो गया। दूसरी इनिंग में 126 पे 6 है फिर से श्रीलंका। अब लग रहा है थोड़ी जगह बना रहा है, लीड तो है श्रीलंका के पास, लेकिन बांग्लादेश की भी जगह बन रही है। अगले 45.3 ओवर में 173 रन की पार्टनरशिप करते कौन है? धनंजय डिसिल्वा, कमिंदो मेंडिस। पहली इनिंग में धनंजय डिसिल्वा 102, दूसरी में 108। कमिंदो मेंडिस पहली में 102, दूसरी में 164। काया पलट कर दी उन्हें मैच की, और बांग्लादेश अपने मुल्क में अपने लिए विकेट बना के देखता रह गया। कमिंदो मेंडिस का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि वो 7 नंबर पे बैटिंग करने वाले दुनिया के पहली खिलाड़ी हैं जिसने टेस्ट मैच की दोनों इनिंग में सेंचुरी बनाई। दैट गोज टू हिज क्रेडिट। और अब आते हैं हम इस हफ्ते के क्विज की जानिब। यह था इस हफ्ते का क्विज। कैसर@hotmail.com पे जवाब देंगे। विनर की जानिब पिछले हफ्ते के हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 सही जवाब हैं, और विनर हमारे हैं शौकत अली आवानगंज पुलवामा से। इस हफ्ते के या लास्ट वीक के KMS क्विज के विनर। मिलते रहेंगे इसी प्रोग्राम में। स्पोर्ट्स की बात होती है, ऑफ लेट मैंने कई और बातें इस चैनल पे की हैं। अगर पसंद हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों के साथ, और ऐड करें लोगों को इस चैनल में, ताकि वो भी देख सकें हम क्या बात करते हैं। खुदा हाफिज।